बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शकों ने देख लिया है कि आज के योग विहार में किस तरह से हम योग कर सकते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक इसे अपने जीवन में अपनाएंगे भी। क्यों दिव्या? जी बिल्कुल अर्पिता, योग हमारे जीवन के लिए ज़रूर ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आप योग करेंगे तो आपका शरीर हमेशा ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन अगर आप आहार अच्छा नहीं लेते तो किस योग का कोई फ़ायदा नहीं रहता। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आपको इसके बारे में भी जानकारी ज़रूर दी जाएगी कि आपको इस मौसम में क्या कुछ खाना है, कैसे खाना है, कितने कितने समय में खाना है, कितने खानों में गैप रखना चाहिए। इन सभी जवाबों का सवाल लिए माफ़ कीजिएगा, इन सभी सवालों का जवाब लिए हम आपके सामने मौजूद हैं और हमारे साथ आज की हमारी स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं जिनका नाम है सुकृति कुमारी। वह है आहार विशेषज्ञ। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूँगी कि आहार विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी कि हमें जो आहार संतुलित करना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताइए कि बैलेंस डाइट क्या होता है। आप आहार विशेषज्ञ हैं, आपको बेहतर पता होगा। दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए कि इस मौसम में एक बैलेंस डाइट के रूप में हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आहार की बात की जाए तो ना ही सिर्फ अभी के मौसम में बल्कि हर वक्त हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। संतुलित शब्द जो है वो इसी से निकल के आया है। बैलेंस डाइट हम लोग बोलते हैं जिस चीज़ को, वो यही कंसिडर करना चाहिए हमें हमेशा कि जो हमारा फूड ग्रुप है, या आम भाषा में कह लीजिए कि हमारे खाने का जो थाली है वो बहुत ही रंगीन होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। उसमें जैसे अगर हम अनाज की बात करें तो या तो आप चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं। फलों की और सब्जियों की बात कर ले तो वो हर रंग बिरंग के फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। प्रोटीन के लिए दाल है, अंडा है, दूध है, या उससे बनी हुई उसके प्रोडक्ट्स है जैसे पनीर हो गए और बाकी चीज़ हो गए, उनको शामिल करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमारे बैलेंस डाइट में हर एक फूड ग्रुप का आइटम ज़रूर शामिल होना बहुत चाहिए। अच्छा। मैम, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ख़ास तौर पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, तो उनके खाने को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे हैं जो थोड़ा नखरे करते हैं, उनको खिलाना थोड़ा चैलेंजिंग अपने आप में होता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ा मन में डर रहता है कि कहीं हम कुछ ऐसा ना खिला दें कि वो तुरंत बीमार पड़ जाएं। तो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और किस तरह का फूड इस मौसम में ख़ास तौर पर अवॉइड करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा अर्पिता। एक्चुअली क्या है कि हम बड़े जो एडल्ट्स होते हैं उनको लगभग पता ही होता है, या फिर बहुत ही सोच समझ के और अपने हिसाब से अपने खाने को ध्यान में रख के हम लोग आहार ग्रहण करते हैं। पर जहाँ तक बच्चों की बात है, वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिसाइड देमसेल्व्स व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, और उनकी चॉइसेस हमेशा ऐसी होती है जो कि टीवी सीरियल्स एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसीलिए उनके आहार को ध्यान में रखना हम बड़ों की ही जिम्मेदारी है, और वो ध्यान में रखते हुए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैलोरी की ज़रूरत, फैट की ज़रूरत ज़्यादा है। पर फिर हम लोगों को सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है कि हम जो फैट्स दे रहे हैं वो किस फॉर्म में है। कहीं हम फैट्स देने के चक्कर में उन्हें डीप फ्राइड छना हुआ खाना ही तो रोज़ में नहीं दे रहे हैं, या जंक फूड्स तो रोज़ में नहीं दे रहे हैं। इसीलिए एक संतुलित तरीके से अगर देखा जाए तो रोज़ में आप उन्हें दाल दे दीजिए, अंडा दे सकते हैं, अनाज से बनी हुई चीज़ें दे सकते हैं। ऐसी चीज़ों को रोज़ खाने में, फलों के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें अगर बच्चों को आप देते हैं तो वो स्वस्थ भी रहेंगे, और जस्ट लाइक अ चिट मील, जैसे बड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या रोज़ बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं, फिर भी वो एक चिट मील को ज़रूर लेना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं। तो सिमिलरली लाइक फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चों के लिए भी हम लोग एक चिट मील के तौर पे उन्हें कुछ भी ऐसा दे सकते हैं जो उनको मन भावन भी लगे, खाने में उन्हें स्वाद भी आए। हाँ, पर वहाँ पे मदर्स को सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है कि ऐसे खाने की चीज़ें आप घर में बना के उन्हें ज़रूर दे सकते हो, सो दैट कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को ऐड कर देंगे। कभी फ्रूट जूस दे दिया जो आपने खुद से घर में निकाल के दिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पैक्ड जूसेस जो बच्चे हमेशा चाहते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी चीज़ें खाने के लिए, आप घर में उन्हें कुछ ऐसा बना दो, खीर बना दो, उसे थोड़ा चिल कर दो, थोड़ा ठंडा कर दो, ताकि बच्चे आइसक्रीम ना लेकर प्रेफर करें कि आपके घर की चीज़ों को ही पसंद करें। आपने फ्रूट्स की बात की तो मैं बस इतना पूछना चाहूँगी, जैसे कई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, या फिर कई लोग जूस भी पीना प्रेफर करते हैं, तो इन तीनों में क्या कुछ सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको किस में मिलता है, और कौन सा, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाएं या फिर फ्रेश फ्रूट खाएं या जूस पिएं, क्या हमें प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि फ्रूट्स ताज़ा छोड़ के हम जूस पी लेते हैं, सेम हमें
इक्वल अमाउंट्स में प्रोटीन मिलता है। बिल्कुल। इसमें आप बताएंगे कि क्या होता है? बिल्कुल। दिव्या, जहाँ तक फ्रूट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रूट्स में प्रोटीन तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट है, जूसेस है या फिर फ्रेश फ्रूट्स है, प्रोटीन नहीं मिलेंगे। लोग ये ज़रूर मिथ्स में फॉलो करते हैं मिथ्स को कि फल खाएंगे हमें ताकत मिल जाएगा, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, ना ही प्रोटीन है ज़्यादा। हाँ, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ज़रूर है जो कि शरीर को संचालित रखने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है जिसकी, इसीलिए विटामिन मिनरल्स हमें फ्रूट्स से ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो या फिर जूसेस हो। एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट चूजिंग द ऑप्शंस अमॉन्ग दीज थ्री, हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिफाइंड जो होता है, प्रोसेस्ड जो होता है, इज़ ऑलवेज लेस बेटर दैन द होल। तो जब हम होल फूड को अगर ऑप्ट करते हैं वो हमेशा हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उसके जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी को मिलते हैं अलॉन्ग विद द फाइबर्स। जो फाइबर्स उसमें उपलब्ध है, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने में मदद करते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें होल फूड को चूज़ करना चाहिए, ना कि जूसेस को। एंड अगेन, ड्राई फ्रूट्स को मैं गलत नहीं कहती हूँ, ड्राई फ्रूट्स आर नॉट बैड, बट स्टिल हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास फ्रेश का ऑप्शन है तो हम फ्रेश की तरफ जाएं। हाँ, हमारा जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, लाइक कोई सिक पर्सन है, कोई बीमार है जो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं होल, स्पेशल कंडीशन है, देन इन दोज स्पेशल कंडीशंस तो फिर हमें एक्ट करना है एज पर द सिचुएशन। फिर उस जगह पे आपको ऑब्वियसली जूसेस को ऑप्ट करना पड़ेगा, और इट डिपेंड्स। जैसे मैम आप बता रही हैं कि बड़े बुजुर्गों वाला जो मेरा सवाल भी था, तो मेरे ख्याल से आप जो बता रही हैं कि हमें फ्रूट्स है, जूस है, ये जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, और क्या उनको नहीं खाना चाहिए स्पेशली? बिल्कुल अर्पिता, आपने सही कनेक्ट किया है एक्चुअली, कि जो ओल्ड एज है, जो बिल्कुल नहीं खा पा रहे हैं, जो चबा नहीं सकते हैं, जिन्हें फल चबाने में तकलीफ होती है, डेंचर्स प्रॉब्लम है, स्वॉलो प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आप फ्रेश जूसेस का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। उनको हम उस तरीके से वाइटमिन्स मिनरल दे सकते हैं। जो सैलेड नहीं चबा पाते हैं उनको हम ग्रेट करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनके लिए ये बेहतर है। और ओल्ड एज में हमें फिर ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैलेंस्ड डाइट उनके लिए वही रहेगा, बस ये डिफरेंस है कि उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट घट जाता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी चूंकि कम हो जाती है। आपके हमारे इतना हम जब बूढ़े होंगे, जब हम 50 से ऊपर जाएंगे तो हम इतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो हमारी जो शरीर की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। इसीलिए टोटल कैलोरी की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है, उसी के आधार पे प्रोटीन, फैट्स और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत कम हो जाती है। लेकिन जो शामिल करना है, वो जो हमारा बैलेंस्ड है, संतुलित आहार है, वो वही रहता है, उसी को रखना है। बस जहाँ तक हम 5 रोटी खाते थे एडल्ट एज में, अब यहाँ पे आके शायद हम 3 रोटी पे ही सिमट के रह जाए, यही डिफरेंस हो जाएगा। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स, कंटेंट्स एंड फूड आइटम सेम रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने ओल्ड एज वाले लोगों का बात किया, फिर हमने बच्चों के आहार पर भी बात की। अब मैं 20 से 30 साल वाले जो लोग होते हैं, जो हेल्थ फ्रीक होते हैं, जो चाहते हैं कभी वेट गेन करना तो वेट लॉस करना, उन्हें क्या खाना चाहिए? जिन्हें मोटा से पतला होना हो या फिर पतला से मोटा होना हो, ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल भी है दिव्या। उनको क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरह का आहार लेना चाहिए, तो बिल्कुल इसके बारे में बताइए। श्योर दिव्या, देखिए लोग कई एक बार भ्रमित भी हो जाते हैं कि मुझे बहुत फिटनेस फ्रीकर होते हुए कि मुझे एकदम पतला हो जाना है, स्लिम ट्रिम मेंटेन करना है, या फिर नहीं, जो बहुत ही पतले होते हैं उनको वेट गेन करना है। तो पतला और मोटा का क्या डिफिनीशन है, ये लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। BMI कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो आप पहले अपना BMI जान जाएं कि आपका BMI कितना है। अगर 18 से लेकर और 24.5 या 25 कह लीजिए तक के बीच में आपका BMI आता है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर आपको ना ही कम खाने की ज़रूरत है वजन घटाने के लिए, और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप 25 से ऊपर जा रहे हैं तो आप ओवरवेट होते जा रहे हैं, और 30 से ऊपर चले गए तो आप ओबीज हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने खान पान को कंसिडर करें तो हम अपने स्वस्थ वजन को बनाए रखने में सफल होंगे। और इस पे फिर खाना क्या है, सबसे पहली चीज़, चाहे वजन घटाना है चाहे आपको वजन बढ़ाना है, सबसे पहला ध्यान रखने की बात यह है कि आप बाहर का खाना, पैकेज्ड फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंजम्पशन कम कर दीजिए। आप देखिए आपको खुद ही फ़ायदा होगा। अपने होममेड फूड
पे आइए, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स पे आ जाइए। आप देखिए, आपको ना ही वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ना ही घटाने की, आप स्वस्थ रहेंगे और उस स्वस्थ शरीर के साथ आप स्वस्थ आहार लेते हुए लंबे समय तक बीमारियों से भी बच सकेंगे। मैम देखिए, अभी मॉर्निंग का समय है, सुबह सुबह हम लोग प्रेफर करते हैं कि ब्रेकफास्ट हमारा जो है मिस ना हो और हम कुछ हेल्दी डाइट लें, लेकिन देखिए हमारे पास ऑप्शंस भी कई बार लगता है कम है। और बिहार में अगर हम अपने खास तौर बिहारी व्यंजनों की बात करें तो यहाँ दही चूड़ा है, जलेबी कचौरी है, इस तरह का फूड हम देखते हैं कि नॉर्मली हमें अवेलेबल होता है। लेकिन क्या इस मौसम में इस तरह का फूड लेना सही है या हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए अपनी डाइट में? अर्पिता, अगर नाश्ते की बात करें तो सबसे पहले जो मेरे पास लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं पूछने के लिए, लोग यही कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सुबह सुबह ही खा लेता हूँ, मुझे लेट नहीं होता है। चाहे और ख़ास तौर पे महिलाएं जो कि पूजा करके ही खाती हैं 12 बजे, वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैडम हम तो सुबह ही 7 बजे ही फल खा लेते हैं। पर मैं ये सभी अपने श्रोताओं को, दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि सुबह सुबह उठ के खाली पेट में फल खाना कभी भी स्वस्थ रहने के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सुबह का सबसे पहला आहार जो है वो अनाज से बना हुआ होना चाहिए। जी सुकृति जी, ऐसा भी होता है हमारे बिहार या फिर पूरे इंडिया का ये बात है कि कई लोग सुबह उठकर चाय प्रेफर करते हैं, अनाज और फल तो बहुत दूर की बात है, लोगों को चाय के बिना नींद नहीं खुलती। बिल्कुल, क्या चाय पीना सही है खाली बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करती हूँ। मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि कभी भी खाली पेट में चाय नहीं लेना है। आप चाहे तो वहाँ बिस्किट ले लीजिए या आप जो भी ले पाएँ सुबह में, आप रोटी नहीं खा सकते हैं या अनाज का बना नहीं खा सकते हो तो सिंपल एंड द सिंपलेस्ट वे है कि आप बिस्किट ले लीजिए, नहीं तो आप सत्तू पी लीजिए, जो हमारे बिहार का मुख्य एक तरीके से आहार कहिए और प्रोटीन से युक्त है, वो भरपूर है, स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरत है, हाइड्रेट भी रखेगा आपको। तो आप एक ग्लास बस सत्तू पी लीजिए, फिर चाय पीजिए। सुबह सुबह खाली पेट में चाय पीना लंबे समय तक फिर आपको किसी न किसी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। प्रोटीन का जिक्र किया तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि लोग जिम जाते हैं, उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जाता है, तो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट यानी कि जो प्रोटीन पाउडर मिलता है वो पीना सही है या फिर हमें नेचुरल प्रोटीन की तरफ ही जाना चाहिए? देखिए दिव्या, अगर मैं प्रोटीन की बात कहूँ तो सप्लीमेंट्स एक अलग चीज़ है जो कि प्रोटीन से युक्त है, लेकिन प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन, ये अलग चीज़ है। इसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप बीमार नहीं हैं, जब तक आपको एक्स्ट्रा स्पेसिफिक नीड आपकी नहीं है, आप मेडिसिन पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन की ज़रूरत शायद नहीं है। आप अगर जिम भी कर रहे हैं तो आप अपने डाइट को ही इम्प्रूव करके जो नेचुरल प्रोटीन है उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। जैसे दाल है, नॉर्मल अगर एक बाउल हम लोग दाल खाते हैं जल्दी जल्दी में अपनी दिनचर्या में खाने में, तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप 2 ग्लास दाल ले लीजिए। अंडा एक खाते हैं तो ठीक है, आप 2 से 3 अंडा ले लीजिए। आप इस तरीके से भी अपने प्रोटीन कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट शुड बी डिसाइडेड, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक अगर हमारा है तो हमारी किडनी पे भी उसका असर होता है। तो इसीलिए ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि जब अगर हम प्रोटीन बढ़ा के ले रहे हैं तो कितना बढ़ा के लेने की ज़रूरत है। जैसे नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन के लिए 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट देना चाहिए। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो मैक्सिमम 1.1 ग्राम टू मैक्सिमम 1.2 ग्राम, लेकिन इससे ज़्यादा अगर 3 से 4 ग्राम प्रति केजी वजन का आप अपना प्रोटीन ले रहे हैं तो शायद ये किडनी के लिए भी आपके ओवरडोज है, तो फिर आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है। सप्लीमेंट की बात अगर करें, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो जो लोग बीमार हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है या जिनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो खुद से कोप अप कर सके अपने करंट फिजिकल कंडीशन को, उनके लिए ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत बिल्कुल ही मददगार होते हैं, लेकिन फिर उनको एक्सपर्ट की राय लेकर ही उसे लेना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, अब रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए क्या कुछ खाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत शिकायत ऐसा होता है रेनी सीजन के दौरान, तो उन्हें क्या कुछ खाना चाहिए जिससे वह हेल्दी रह सके? बिल्कुल दिव्या, बारिश के मौसम में हमारा इम्यूनिटी बहुत सफ़र करता है, इसीलिए हमें अपने इम्यूनिटी पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ ही बारिश के मौसम में हम सभी जानते हैं कि पानी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो बोलते हैं, जो कि वायरसेस, इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, फंगल ग्रोथ, इनकी वजह से होती है, वो ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। तो इनसे बचने के लिए ऐसे फूड कंटेंट्स को अवॉइड करना है जिसमें इसका ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, जैसे मेलन्स है, क्यूक्यूम्बर्स है, जो कि वाटर कंटेनिंग फूड्स हैं।
तो इनमें इससे संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं इनका भी सेवन बारिश के मौसम में हमें कम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप कार्यक्रम बिहार बिहान में आई और आपने कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया है। कम समय में ढेर सारी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार बिहान में आने के लिए। तो दर्शकों, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। तो छेड़ ही दिया है तो यहाँ पे हम जरूर दर्शकों को बताएंगे हमारे बिहार के बारे में। दरअसल हमारे बिहार की संस्कृति अपने आप में बहुत डेवलप संस्कृति है, बहुत रिच कल्चर है हमारे बिहार का। और यहाँ के लोकगीत लोगों के दिलों को छूते हैं। बिहार के गीत सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों तक में सुने जाते हैं। और इस वक्त बिहार बिहार में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनके गाने न सिर्फ बिहारियों को झूमने पर मजबूर करते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग इनको सुनते हैं। जी हाँ, स्वागत करते हैं बिहार बिहार में तो कुमारी नूतन जी। आप लोग गायिका हैं, सेमी क्लासिकल आप सिंगर हैं और आप अच्छे खासे लंबे वक्त से काम कर रही हैं इंडस्ट्री में। और दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको भी सम्मानित कर चुकी है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कार्यक्रम में आई हैं। तो क्यों ना शुरुआत, दिव्या मैम की इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना प्यारा अनुभव है, एक सुबह सुबह प्यारा सा भजन हो जाए जो आपके दिल को पसंद हो। भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत सावन महीना चल रहा है और 72 साल बाद सावन के पहले दिन पहला सोमवारी पड़ा है। उसके बाद लास्ट भी वैसे ही सोमवारी से ही ख़त्म हो रहा है। तो बहुत ही अद्भुत संयोग है ये। भगवान शिव का ही एक भजन मैं उनके चरणों में और सभी श्रोताओं के चरणों में रखना चाहती हूँ। शिवना जय बरौरे चरनिया छोड़े, शिवना जय बरौरे चरनिया छोड़े, ना जइबो ना जइबो ना जइबो हो, ना जइबो ना जइबो ना जइबो हो, शिव ना जइबो रौरे चरनिया छोड़े, गंगा जाइबो जल भरी लाइबो, गंगा जाइबो जल भरी लाइबो, शिव के चढ़ाइबो भर गगरे, शिव ना जइबो रौरे चरनिया छोड़े, शिव ना जइबो रौरे। बहुत खूब मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल चाशनी की तरह है। सुबह के वक्त हमें ऐसे सुनने को मिल गया, हमारा पूरा दिन बन गया। बिल्कुल। और मैम आपसे पूछना चाहूँगी, आपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कब की और सिंगिंग को ही अपना करियर बनाना कैसे दिव्या, चुना मैं इनके है? बारे में थोड़ी जानकारी मुझे है, मैं ज़रूर बताऊंगी कि जब इन्होंने शुरुआत की थी सिंगिंग की तो शायद इनके पिताजी नाराज़ थे और पिताजी खुश थे, माताजी नाराज़ थी। कुछ ऐसी कहानी है आपकी? आपके जुबान नहीं, ही ऐसा सुनना नहीं चाहेंगे। था। चूँकि मैं एक ऐसे घर में भगवान ने मुझे जन्म दिया और ऐसे अच्छे माता पिता की मैं संतान बनी कि मेरे घर के आंगन प्रांगण में ही, मतलब बाहर जो कहते हैं कैंपस के बाहर ही मंदिर हमारे दादाजी का बनवाया हुआ था। तो वहाँ पे रामायण भागवत लगातार होता रहता था। और मुझे माँ, जो लोकगीत गायिका घरेलू गायिकाएँ होती हैं, वो कोई प्रख्यात गायिका नहीं थी पर उनको हर विधा आती थी। वो भजन में माहिर थी, पूजा पाठ बहुत आध्यात्मिक थी और उनसे ही उनके साथ साथ गाते होते और मंदिर में जैसे भागवत हो रहा है तो मुझे भी चढ़ा दिया जाता था स्टेज पे। लेकिन ये किसी को ये नहीं था कि मैं इस तरह से मतलब स्कूल कॉलेज में गाना शुरू हुआ तो वहाँ तक ठीक था, फर्स्ट प्राइज़ लेके आती थी, सब खुश होते थे। पिताजी को मैं बोलती थी कि आप कुछ मेरे लिए अलग सा लिख दीजिए, क्योंकि मुझे लता जी को सुनने में अच्छा लगता था, आशा जी को मैं सुनती थी, बेगम अख्तर जी को सुनती थी और क्लासिकल भी मैं रेडियो पर सुनती थी। लोकगीत में मैं शारदा दी को सुनती थी, उस समय मोहिनी जी थी, बिंदवासिनी जी। तो इन लोगों को रेडियो था उस समय गांव में, तो रेडियो ही चलता था। बाद में टेलीविज़न आया तो सबको सुनती थी मैं, पर पता नहीं था कि लोकगीत गायिका के रूप में लोग मुझे प्यार देंगे। लेकिन मेरी लगाव हर एक संगीत से था। उसमें चूँकि भांति भांति से सब लोग आते थे, रामायण कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं,
तो मैं जब गाती थी तो बिल्कुल अनजान थी, कोई सुर लय ताल का मुझे पता नहीं था। बस माँ जो गाती थी वही गाती थी, लेकिन वो लोग ढोलक बजाते थे या तबला बजाते थे तो मैं बिल्कुल रिदम पे गाती थी। तो सब कहते थे कि ये कुछ न कुछ, यानी कि आपने अपनी सिंगिंग की शुरुआत ही माता के प्रांगण से किया है। हाँ, जिस ईश्वर कारण के से ईश्वर सरस्वती माँ के की आपकी असीम कृपा है। जैसा कि आपने बताया लता जी और बेगम अख्तर की आप बहुत बड़ी फैन रह चुकी हैं, आप उनका गाना सुनती थी। तो दो लाइन अगर आप चाहें लता जी या फिर बेगम अख्तर, किन्हीं के भी दो लाइन आप गाना सुनाना हाँ चाहें। जी, तो लोकगीत गायिका मैं हूँ और सभी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। मेरे दो गुरु रहे, और मार्कंडे मिश्रा जी बनारस घराने से थे जिन्होंने मुझे गंडा भी बहाना, और शास्त्रीय संगीत से जब मैंने पीएचडी किया तो उन्होंने उस सफ़र तक मेरा साथ दिया। फिर एक सौभाग्य मेरा और रहा, सभी को बता दूं कि उस्ताद राम सिंह जी जो लता मंगेशकर जी के गुरु भाई रहे, और वो किराने घराने से आते थे, तो उनसे भी 7 साल सीखने का सौभाग्य मिला। पर अब बहुत दुखी हूँ चूँकि दोनों गुरु में कोई नहीं है, और मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। लेकिन उन लोगों ने बहुत कुछ दिया, और बहुत बाद में मैंने सीखना शुरू किया। तो पहले सुन सुन के जो गाती थी, बेगम अख्तर जी की आपने बात करी, तो एक उनकी गज़ल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने अंदाज में गाती हूँ उसको। बिल्कुल आपके अंदाज में सुनेंगे, हमें भी कुछ और अलग अभी भी सुनने को आवाज़ मिलेगा। चूँकि खांसी है, लेकिन फिर भी लगातार बिल्कुल। कार्यक्रम में होने के कारण फिर भी मैं सुनाती हूँ। जरूर जरूर। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। मैम ने बताया मैम को खांसी है। जब मैम खांसी में इतनी मधुरता से गा रही हैं तो बिना भाई खांसी के तो बिना खांसी के क्या ही कहने इनके। उनकी ठुमरी का अंदाज भी कुछ अलग रहता था, तो मेरे गुरुजी भी अपने अंदाज में सिखाते थे। तो एक मतलब ठुमरी में लगा हुआ ही दादरा भी उनके मतलब उनकी चीज़ें पर अंदाज हमारी और गुरुदेव की देन है। कि मोरा नदिया 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 मोरा नदिया बैरन भई सैया रहे ओहि पार, सैया रहे ओहि पार, सैया रहे ओहि पार। क्या बात है मैम, आज तो अब फोक में कैसे आते हैं, लोकगीतों से ही हर शास्त्र को लिया गया। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जन्म आदमी लेता है, लोकोक्ति में जीता है, फिर धीरे धीरे जो जो समझ बढ़ती है, शास्त्रीयता या सुगमता बढ़ती है, तो उसमें अब कैसे इसका फोक का रंग देखिए क्या है। मतलब ठुमरी का अंग ये हो गया, दादरा का भी अंग है। तो दादरा में हमारी जो पुरानी शोभा गोटू जी इसी राग में कैसे गाती हैं, तो उनका अलग अंदाज है, थोड़ी अपनी अंदाज उसमें, चूँकि गुरु ने सिखाया तो कुछ अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश है। अभी तो 7-8 जन्म लगेंगे। कि मोरा पापी जिया नाही माने हो राम, पापी जिया नाही माने राम, पापी जिया नाही माने हो राम, पापी जिया नाही माने। परदेस गए और भूल गए, भूल गए, भूल गए रमा काहे को प्रीत लगाए हो राम, पापी जिया नाही माने। अब इसको फोक में जो हम प्रस्तुत करते हैं अलग से, एक बहुत ही
गुनी का लिखा हुआ है जी। कि अब लागे न जियरा हमार हो, मोरा सैया गए परदेस। क्या बात है मैम। अब लागे न जियरा हमार हो, मोरा सैया गए परदेस, मोरा सैया गए परदेस, मोरा सैया गए परदेस। अब लागे न जियरा हमार हो, मोरा सैया गए परदेस। क्या बात है मैम, क्या बात है। बिहार में आपने जो माहौल बनाया है, हमारे दर्शक झूम रहे होंगे अपने घरों में, और उनकी ये जो सुबह है बहुत ज़्यादा खुशनुमा ज़रूर बन गई है आपके इस मधुर गीत से। मैम हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि आपने क्लासिकल में भी पढ़ाई की है, आपने PhD भी किया हुआ है, और आपने शिक्षा दीक्षा जो ली है, आप हर विधा में पारंगत नज़र आती है। तो ये कैसे संभव हुआ? और जो हमारे युवा है अगर इस विधा को सीखना चाहे, क्योंकि लोकगीत से शास्त्रीय संगीत में जाना, उसके अलावा देखिए आप देखिए न सिर्फ बिहार बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी सुनी जाती है, मतलब आप सबके भावों को पकड़ लेती है। ये बहुत अपने आप में अचरज की बात है। कैसे होता है ये? देखिए कोई भी विधा आप चुनती हैं या कोई कार्य चुनती हैं अपने लाइफ के लिए, तो टफ सभी के लिए होता है। बहुत कठिन परीक्षाएं देनी होती है, बहुत कुछ सुनना होता है और बहुत कुछ सहना होता है। और सबसे पहले कहते हैं ना कि बिना तपे हुए सोना नहीं निकलता, उसको भी जलना पड़ता है। तो मेरी तो जर्नी ही ऐसी रही है कि गांव में एक बहुत अच्छे फैमिली में जन्म लेना। हमारे दादाजी भी, सब लोग, एक पहला ऐसा परिवार था उस गांव का जो सब जॉब करते थे और अच्छे खासे ढंग के थे। तो उसमें लोगों को ये लगता है स्कूल तक तो ठीक है, स्कूल में हो गया, वहाँ एक मर्यादा है, लेकिन बाहर गाना ये तो नहीं हो पाएगा। और आपने शुरुआत तो मुझे लगता है काफी पहले की। हाँ, पहले उस जो दौर में जमाना और अलग था। कहीं कहीं नाटक पहले हुआ करते थे। हाँ। तो नाटक होते थे तो उसमें गायन का भी पक्ष होता, जैसे पहले सरस्वती वंदना शुरू होना, लेकिन नाटक में चूंकि मैंने कभी नहीं गाया, लेकिन जब भी कुछ होता था तो चूंकि मिडिल स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो उसी के कैंपस में वो नाटक हुआ करता था। तो जितने सारे उसमें रिहर्सल्स होते थे उसके कैंपस में होते थे। सर लोगों को किसी ने जो सर होते थे उनको बहुत सारे इंटरेस्ट था कि हम ये करवाएं। तो वाकई मेरी आवाज़ तो अच्छी उनको लगती थी। मैं नहीं जानती कैसा है, बस ईश्वर की कृपा है। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं निशब्द हो गई हूँ। मैं बस आपको देखते जा रही हूँ कि थैंक यू, इतनी मीठी आवाज़ मैं सुबह सुबह सुन रही हूँ। तो वो उन्हें, मतलब उन लोगों को अच्छा लगता था। तो उनको लगता था कि जो बेस्ट है हमारे स्कूल का उसको रिप्रेजेंट करें, मतलब उसको आगे लेके आए। तो और भी लड़कियां थीं और भी लड़के थे, तो उसमें से हम लोग चुने जाते थे और सबका होता था, तो मेरा भी होता था। तो उसमें वहाँ से शुरुआत हमने करी, लेकिन उसमें भी मशक्क़त करके माँ से हमारे परमिशन लेना होता था। उस मंच पे माँ कहती थी स्कूल तक ठीक है लेकिन वहाँ, और मेरे जो बड़े भाई, हमसे बड़े भाई, वो भी कहते थे कि ना ये सब ठीक नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो भोजपुरी का वो भाषा है, मैं चंपारण की बेटी भी कहलाती हूँ। तो वो वहाँ पे कि ठीक बा, स्कूल तक ठीक बा, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन हम पापा जी से लग जाते थे, पापा जी मुझे गाना है, मुझे गाना है, मुझे गाना है, सर ने कहा है तो मुझे गाना है। तो पापा जी से पैरवी करके मैं चढ़ती थी और गाती थी। तो ऐसे ही 2-3 में मैं गाई और लोगों की इतनी तालियां मिली कि माँ भी एक में गई। उसके बाद में कहा है इतना इसको लोग मानते हैं, अच्छा ठीक है गाओ, अच्छा ही महिलाओं के लिए बेशक बहुत चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। फिर वहाँ से शुरुआत हुई तो बस स्कूल कॉलेज तक ही रहा। इसका मतलब ये मैम, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि निश्चित रूप से पापा को आप मना लेती थी और मम्मी को धीरे धीरे आपने मनाया है। चूंकि मम्मी थी बहुत अच्छी, लेकिन मम्मियाँ ऐसी होती हैं कि आपको केयर प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हैं। मैम थोड़ा समय कम है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज का आनंद और थोड़ा ले लिया जाए। सावन का महीना है, अगर कोई भोजपुरी लोकगीत या फिर सावन से जुड़ा झूला मैं सुनाती हूँ। अभी तो कजरी है, झूला है, सब। एक बार और मंत्र मुग्ध कर दीजिए हमारे दर्शकों को अपने 2 लाइनों से। कि झूला लगे कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना। झूला लगे कदम
झूले कृष्ण मुरारी ना, राधा झूले कृष्ण झुलावे, कृष्ण झूले राधा झुलावे, पारा पारी ना, पारा पारी ना, झूला लगे कदम के डारे, झूले कृष्ण मुरारी ना। क्या बात है। बहुत खूब मैम, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैम को आज खांसी है, उनकी गला आज थोड़ा खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना खूबसूरती से गा रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इनकी आवाज़ अभी खांसी नहीं होती तो ये क्या ही अभी गा रही होती। और आप सुन रहे थे नीतू कुमारी नूतन जी को, जिन्होंने आपकी सुबह को बेहद ही खास बना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका नूतन जी, आप हृदय से बिहार आभार, में आप लोग भी आई। बहुत प्यारी धन्यवाद हैं आपका। और सभी को प्रणाम जी। और सभी अच्छे संगीत सीखें और इसमें कैरियर बनाएं, बहुत ऊंची कैरियर है लेकिन अच्छे स्वरूप में बनाएं। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अब बिहार बिहान के बाद डीडी बिहार पर आप और क्या कुछ कार्यक्रम देख पाएंगे, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए 9 बजे आप देख पाएंगे न्यू इंडिया कार्यक्रम, 9:30 बजे आप देख पाएंगे माटी की गूंज का कार्यक्रम, 12 बजे आप देखेंगे खुला आकाश और 1:30 बजे देखेंगे आप खान पान में आप देख पाएंगे तमाम तरह के व्यंजन बनाना उसमें हम सिखाते हैं, तो आप बहुत सारी रेसिपी उस खान पान के कार्यक्रम में भी सीख सकते हैं। इसके बाद 2 बजे से मुजफ्फरपुर से लाइव रहेगा। तो ये आज की डिटेल हमने बताई है कि डीडी बिहार पर आप क्या क्या कार्यक्रम देख पाएंगे। और दिव्या, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो हमें अपना खत भेजना चाहते हैं या अपने दिल की बात हमसे करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है हमारा पहले एड्रेस आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल, तो दर्शकों आज आपके दिल में जो कुछ भी हो उसको बिल्कुल लिखिए डीडी बिहार को और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं और अपने सजेशंस भी हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो दिव्या, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में दर्शकों से विदा लेने का। तो फिर आप देख रहे थे बिहार बिहान का ये खास कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको खाने से लेकर संगीत तक का स्वाद चखाया है। बिल्कुल। तो आपसे मिलेंगे फिर एक नई कार्यक्रम में एक नई शुरुआत के साथ। नमस्कार।